हेलो स्टूडेंट, आज हम चालू करने वाले इंग्लिश ग्रामर, जिसमें पहला टॉपिक चालू करेंगे टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक है। अगर आपने टेंस सीख लिया तो आगे की इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इजी होने वाली है। और टेंस उसका बेसिक है, तो सब इस टेंस के ऊपर ही है पूरी ग्रामर इंग्लिश की। इसके लिए टेंस सीखना पहले बहुत जरूरी है। और बहुत से बच्चों का डिमांड भी आ रहा है कि सर टेंस सिखाओ, हम इंग्लिश में थोड़े कमजोर है। तो कोई दिक्कत नहीं, कमजोरी कोई बात नहीं, ये तो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, आप थोड़ा बेसिक इसके सीख लो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम बहुत ही डिटेल करने वाले हैं इसको, और ये भी बहुत सारे टेंस के बहुत सारे वीडियो आने वाले सीक्वेंस से, तो उनको हम रिपीट भी करते रहेंगे, जो पहले क्या पढ़ा था इस तरह से आगे चलते रहेंगे। तो आज हम टेंस का बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टेंस यानी कि टाइम। टेंस का मीनिंग हो गया टाइम, और हिंदी में बोले तो काल। काल का मीनिंग होता है समय। तो हमारे पास समय तीन टाइप के होते हैं। समय हमारे पास तीन टाइप के होंगे। एक तो समय अभी का, यानी जो अभी चल रहा है, जो करंट का टाइम, यानी जो अभी हमारे हाथ में है। एक टाइम जो बीत गया है, यानी जो हाथ से निकल गया, हमारे हाथ से, जिसका हमने अनुभव ले लिया है, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वो कैसा था टाइम, वो चला गया हमारा, जिसको अपन बोलेंगे भूतकाल का टाइम। और एक टाइम जो अभी आने वाला है, जिसको हमने देखा नहीं है अभी तक, जो आने वाला टाइम, यानी आने वाला समय, जिसको अपन बोलेंगे भविष्य का समय या फ्यूचर टाइम। और अभी का जो करंट वाला, जिसको प्रेजेंट टाइम बोलते हैं अपन। और ये जो बीत गया, जो पास्ट टाइम। तो इस तरह टाइम के हिसाब से, यानी टेंस का मीनिंग ही टाइम है, तो टाइम के हिसाब से टेंस भी हमारे मोटे तौर पे तीन टाइप के होंगे। वन जो प्रेजेंट टाइम का है वो प्रेजेंट टेंस, टू जो बीत गया है वो पास्ट, और थर्ड जो आने वाला है जो फ्यूचर टेंस। ऐसे पढ़ते अपन कितने टाइप के होते हैं, सारे टाइप देखते आगे। टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि प्रकार। टेंस के प्रकार कौन कौन से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम मोटे तौर पे तीन टाइप के होते हैं। जो अभी का टाइम है उसको प्रेजेंट टाइम बोलेंगे या प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया है उसको पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उस टाइम को अपन फ्यूचर बोलेंगे। इस तरह से मोटे तौर पे तीन हो गए, और हर एक में और चार पार्ट में बांटा उनको, हर एक को। जैसे सिंपल, एक पहला टाइप हो गया सिंपल, दूसरा हो गया अपना कंटिन्यूअस, थर्ड हो गया परफेक्ट, और फोर्थ हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये तीनों में और चार पार्ट हो गए। इस तरह से टोटल टेंस कितने हो गए, 12 टाइप के, 12 प्रकार के हमारे टेंस हो गए। जैसे पहले का नाम हमने दिया ऐसे, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ के, हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं। जब पढ़ाई करेंगे ना, जब पढ़ेंगे टेंस के बारे में, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। पहले सिंपल पूरे पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूअस पे आएंगे, फिर परफेक्ट पे आएंगे, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर ऐसे आपको नाम याद करने पड़ेंगे ना, तो वैसे जैसे बना कैसे पहले वाला, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट का देखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे 12 टाइप के, टोटल 12 टाइप के टेंस हो गए। तो शुरुआत हम इधर से करने वाले, और हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने नंबरिंग भी ऐसे डाला, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये नाम, कई बार बच्चों को नाम याद नहीं होते, तो नाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार इसे टेबल बना के 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा। और मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 6 स्टैंडर्ड से लगाकर कॉलेज के बच्चों तक के लिए सेम ये टाइप यूज होते हैं। तो एक 6 स्टैंडर्ड का भी बच्चा समझ जाए और कॉलेज वाला बच्चा भी समझ जाए, उसके हिसाब से मैं उसको लूंगा टॉपिक को। तो आप छोटी छोटी चीज़ें बताते, तो आप बोर मत होइए, लेकिन वो जरूरी है। हो सकता है आपको पता हो चीज़ें, लेकिन आप उसको रिवाइज कीजिए। कोई भी भाषा या चालू करते हैं, तो भाषा का शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, वर्ण से, यानी अल्फाबेट से। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, ए से जेड तक, जो 26 है। जैसे हिंदी में देखेंगे तो अ से ज्ञ तक। जैसे मराठी में बोलेंगे तो अ से न्य तक, ज्ञ को मराठी में न्य बोलते हैं। गुजराती में भी इसी तरह होता है। तो हर एक भाषा, कोई सी भी लैंग्वेज हो, तेलुगु, मराठी, एनी लैंग्वेज, तो हर एक में कोई को अल्फाबेट होंगे, उस अल्फाबेट से ही चालू होता है लैंग्वेज, ठीक है। जब अल्फाबेट मिलके क्या बनाएंगे,
शब्द बनाएंगे, यानी वर्ण मिलके क्या बनाएंगे आपके शब्द, यानी ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या कहलाते हैं, शब्द जिनका कोई एक अर्थ हो, कोई एक मीनिंग निकले, उसको हम शब्द बोलेंगे। ऐसे नहीं कि अल्फाबेट कोई भी लिख दिए, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं है। शब्द का मतलब उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। जब आपके शब्द मिलेंगे तो क्या बनेंगे, वाक्य, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे, सेंटेंस जिसका भी कोई एक मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे शब्द मिला दिए और फिर बोले ये सेंटेंस हो गया, नहीं, सेंटेंस में भी उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। यानी पहले अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या बोलेंगे, वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बोलेंगे अपन लोग, सेंटेंस। ठीक है, वाक्य। तो हम वाक्य के स्ट्रक्चर के बारे में इधर बात कर रहे हैं इस स्लाइड में, और अभी वाक्य के भाग पढ़ेंगे। यानी जब वाक्य बना, यानी जब आप भाषा बोलने जाओगे तो कोई न कोई सेंटेंस बोलना पड़ेगा, वाक्य बोलना पड़ेगा, तो उस वाक्य में कौन कौन से उसके भाग होते हैं, यानी किन किन चीजों से वाक्य मिलकर बना होता है। तो मोटे तौर पे वाक्य में ऐसे ग्रामर के तौर पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम टेंस के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो वाक्य के अंदर होता है अपना सब्जेक्ट, यानी कर्ता। इसको सब्जेक्ट, कर्ता का मतलब हो गया काम करने वाला, काम करने वाला, यानी वाक्य में जो भी काम रहेगा वो करने वाले को अपन क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलेंगे डूअर। ठीक है, काम करने वाला। दूसरा होता है वर्ब, यानी जिसको बोलते हैं क्रिया, यानी जो काम, जो वाक्य में जो भी काम दिखेगा आपको, क्रिया दिखेगी, जो कार्य दिखेगा, उसको अपन बोलेंगे वर्ब। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फॉर्म्स होती है ऐसे। तो ये कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कहाँ पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका नाम बताना जरूरी है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है साहब, तो बोले अरे ये सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप यहाँ समझो कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस पे भी एक बड़ा सेशन करने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कौन कौन सी होगी, तो लेकिन वो टेंस के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी आपको बता देंगे सेकंड फॉर्म किसकी क्या होती है, तो आप कर सकते हो उसका ट्रांसलेशन वगैरह ना, यूज कर सकते हो टेंस में। थर्ड पार्ट है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जो कार्य हम कर रहे हैं किसके संदर्भ में कर रहे हैं, यानी कार्य जिसके संदर्भ में होता है, जिसके संदर्भ में या जिसके लिए करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कर्म। ठीक है, एक सेंटेंस का एग्जांपल लेके लेते हैं, विराट क्रिकेट खेलता है। तो विराट क्या कर रहा है, काम कौन कर रहा है खेलने का, विराट। तो ये क्या हो गया हमारा कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, खेलता है, विराट क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया, यानी कि वर्ब। और क्या खेल रहा है, यानी ये जो काम कर रहा है किसके, क्या करने के लिए कर रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। तो क्रिकेट का मतलब यहाँ पे हो गया ये कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमको समझना है ये चीजें। ठीक है ना, तो विराट काम करने वाला है, यानी कर्ता हो गया। क्रिकेट या कर्म, यानी खेलने का काम क्रिकेट के संबंध में हो रहा है, तो ये कर्म हो गया, और खेलना क्या हो गया, क्रिया। दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी यही करने वाले हैं। तो हिंदी में कैसे फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का, वो देखते हैं अपन लोग। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है कि जॉन फुटबॉल खेलता है, तो जॉन खेलने का काम कौन कर रहा है, जॉन। तो जॉन यहाँ पे क्या हो गया आपका कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट। खेलता है यानी क्रिया हो गई, खेलने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे वर्ब। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जो इसका फॉर्मेट हो गया वो इस तरह से हो गया कि सबसे पहले हिंदी में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब आएगी। ठीक है, ये इसका हिंदी में सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा, वाक्य किस रूप में हम बनाएंगे। इस तरह से इंग्लिश में देखते हैं, जॉन प्लेस अ फुटबॉल। जॉन कौन खेल रहा है, जॉन खेल रहा था, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। और प्लेस क्या हो गया यहाँ पे वर्ब, यानी खेलना। और अ फुटबॉल क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से देखते हैं, जो इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखा आपने, इस तरह से ये स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मेट जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ऐसे लिखा है जॉन फुटबॉल खेलता है, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो, अगर आपको ऐसा नहीं पता फॉर्मेट का, तो आप क्या लिखोगे, जॉन फुटबॉल प्लेज, ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है,
तो अपने को पहले पहचानना रहेगा सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, उसके हिसाब से फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना। तो इसलिए सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा आपने, फिर अपनी वर्ब आएगी, जबकि हिंदी में क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपको देखना है, ये आपको याद रखना है, जो आगे काम आने वाला है। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। ये ग्रामर के हिसाब से प्रकार नहीं, यहाँ पे ये हम टेंस में जो हम यूज करने वाले हैं ना, उसके प्रकार के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है ये, कि आप किस किस टाइप से आप सेंटेंस को बनाएंगे। जब आप ट्रांसलेट करोगे ना, तो पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जो फॉर्मूला दे रखा होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम आगे बताएंगे आपको। फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनाया ना, ऐसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे हर टेंस का अलग अलग, ठीक है। फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया उसमें नॉट का यूज करना, जहां पे भी नॉट का यूज होता है उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और नॉट हमेशा ध्यान रखना बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, या नॉट हमेशा जब यूज करेंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक, क्वेश्चन पूछने का। तो इसमें सबसे पहचानने का तरीका है कि अंत में जब सेंटेंस रहेगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क, ऐसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे तो आपका वो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। फोर्थ टाइप है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव समझ गए, यानी सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब को लगा देने का है, और उसमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट आ गया तो आपका ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं, तो हर एक टेंस में ऐसे चार चार टाइप के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। एक ही सेंटेंस को चार रूप में बनाएंगे, तो आपको कितना प्रैक्टिस होगा। तो ये आपके 12 टेंस सीखने वाले हैं, यानी एक सेंटेंस आप से आप 48 सेंटेंस बना सकते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। सिर्फ आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ और एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे टेंस पढ़ाऊँ क्योंकि हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया था, वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और वही ज्ञान मैं आपको ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो ये तो एक शिष्य का बनता है फर्ज कि भाई किसी गुरु ने अच्छा पढ़ाया तो मैं भी आपको आके ट्रांसफर करूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने जब पढ़ा ना तो मैं अभी तक भूल नहीं पाया ये चीज़, ठीक है ना। तो आप भी साथ में बने रहो और अच्छे से इसको पढ़ो और प्रैक्टिस करते रहो, जैसे जैसे बताते रहते हैं हम लोग। दूसरा एक हमारे गुरु ने जो बताया था हमको, ये आप शायद बहुत कम जगह पे मिलेगी आपको इस तरह की चीज़ें, कि हम सेंटेंस को यहाँ दो पार्ट में बांटे। एक सेंटेंस ऐसे जो एक्शन सेंटेंस है और दूसरे वाले नॉन एक्शन। एक्शन सेंटेंस मतलब जिसमें वर्ब रहेगी, वर्ब प्रेजेंट रहेगी जिसमें, यानी जिसमें काम या क्रिया रहेगा, जो कार्य का कोई भी कार्य रहेगा जिस सेंटेंस में, उसको हम एक्शन सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जैसे इस सेंटेंस में देखो, जॉन फुटबॉल खेलता है, खेलने का काम हो रहा है, तो ये कैसा हो गया आपका एक्शन सेंटेंस। दूसरे होते हैं नॉन एक्शन सेंटेंस, जिसमें वर्ब यूज ही नहीं होती है, वर्ब का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो नो क्रिया और कोई काम नहीं होगा उसमें, उसको हम बोलेंगे नॉन एक्शन सेंटेंस। लेकिन अभी यहाँ टेंस में जितने भी अपन पढ़ने वाले हैं वो सारे हम लोग एक्शन सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। नॉन एक्शन के लिए हम टेंस के बाद में एक सेशन करेंगे जिसमें आपको नॉन एक्शन सेंटेंस बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोलूँ कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, उसमें कहाँ कोई वर्ब हो रहा है, या आप बोल रहे हो कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैसे बोला आई एम ए स्टूडेंट, तो कहाँ पे उसमें वर्ब यूज हो रहा है। तो इस तरह सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन सेंटेंस, ठीक है। आप इसको रिवाइज करते रहो और देखते हैं आप सब्जेक्ट के बारे में, देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट, क्योंकि जिस तरह का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही टेंस में उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो इसलिए सेंटेंस के बारे, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना भी अपने को जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट कैसी वर्ब आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन से है, एक तो मैं, आई, दूसरा वी, हम। सेकंड पर्सन में कौन सा आता है, सिर्फ यू, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है तुम या तू, या हिंदी में आप भी, उसके लिए भी अपन यू यूज करते हैं इंग्लिश में। थर्ड पर्सन के लिए ही मतलब वह, जो पुरुष के लिए यूज होता है। शी मतलब वह, जो स्त्री के लिए यूज करता है। इट का मीनिंग भी वह होता है, लेकिन ये वस्तु या कि चीजों के लिए यूज करते हैं, या जिनमें पुरुष और स्त्री का पता नहीं चले उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। और दे यानी वे, इन सब का ही, शी, इट का प्लूरल भी है, ये बहुवचन भी है उनका, ठीक है। इस तरह और एक सिंगुलर पर्सन के तौर पे देखें हम, जैसे
आई को सिंगुलर में मानते कई जगह प्लूरल भी है, जो आएगा जहाँ पे प्लूरल के रूप में यूज करेंगे वहां हम आपको बता देंगे। ठीक है, ही, वह, शी, वह, इट, वह। सिंगल नेम या कोई एक नाम, जैसे विराट, ये एक ही नाम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, चीज का हो सकता है, यानी जिस तरह बोलते हैं नाउन, सिंगुलर नाउन हो यानी संज्ञा एक होगा, उसको अपन बोलेंगे सिंगुलर या एक वचन। दूसरा प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन में जैसे यू, तुम, वी, हम, दे, वे, या टू और मोर देन टू नेम, जैसे विराट एंड अनुष्का, ये दो नाम आ गए तो ये प्लूरल हो गए, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है आपके, और ये वाला आपका होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से टेंस में हेल्पिंग वर्ब और उनकी वर्ब यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना जरूरी है। आप इन चीज़ों को, ये बेसिक है, टेंस से पहले क्या रिक्वायरमेंट, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हम बोलेंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया या प्लूरल सब्जेक्ट आ गया या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट आ गया, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए क्लियर करने के लिए हमने बेसिक बनाया है टेंस, उसके बाद हम यूज करने वाले हैं। और आपको बताया शुरुआत हम किससे करेंगे, सिंपल से, यानी सिंपल टेंस से चालू करने वाले, सिंपल तीनों, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। Thank you for watching. Go for the next part in next video. Like the video, share the video and subscribe our channel. Thank you very much.